तो चलिए यहाँ से आपकी सेशन को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो प्रश्न है वह है, यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपर्तनांक ए म्यू बी से दर्शाया जाता है तो अपर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू बी। यहाँ पर 70 प्रश्न आपके पूछे गए हैं सेंटअप एग्जाम में, तो 70 में से 35 का आंसर आप लोगों को देना है, और 35 का आंसर देना है। इसमें से 5 जो है प्रश्न है आपको फाइनल एग्जाम में कंफर्म रहेगा ही रहेगा। 5 प्लस प्रश्न जो है कि इसमें से आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरे डम्मी एडमिट कार्ड जो कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और हाँ, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग अभी तक डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए होंगे और कॉलेज में गए होंगे सेंटअप एग्जाम देने, तो कॉलेज से ले लिए होंगे, तो ये तो अलग की बात है। लेकिन डाउनलोड करने के लिए मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको अपलोड मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए दूसरा है, अपर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपर्तनांक म्यू एल एक लेंस से रखा हुआ है। लेंस पर समांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज भी समांतर रहित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। म्यू एम और म्यू एल में सही संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। म्यू एम इज इक्वल टू म्यू एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दो का ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू एल। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत से प्रश्न देखना है और समय बहुत कम है। तीसरा है, एक माध्यम का अपर्तनांक √2 है, इसका संगत क्रांति कोण होगा। एक माध्यम का अपर्तनांक कितना है? √2 है, इसका संगत क्रांति कोण कितना होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, याद रखिए 45 डिग्री होगा। एक माध्यम का अपर्तनांक √2 है, इसका संगत क्रांति कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है 4 नंबर में। 4 नंबर में है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और छोटा होता है, वास्तविक और छोटा होता है, आभासी और बड़ा होता है, या फिर वास्तविक और बड़ा होता है। तो कैसा होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी और बड़ा होता है। याद रखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी और बड़ा होता है। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संबंध है जो कि सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, चलिए बता ही देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कलांतर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 1 बाई पथांतर। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 6 नंबर जो है, 6 नंबर में है, गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है। तो गोलाकार जो तरंग होते हैं उसको उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति कैसी होती है? बिंदु स्रोत होती है, रेखीय स्रोत होती है, अधिक दूरी पर विस्तृत स्रोत होती है, या फिर कम दूरी पर विस्तृत स्रोत होती है। तो कैसी होती है? बिल्कुल बिंदु स्रोत होती है। क्या होती है? बिंदु स्रोत होती है। याद रखिएगा, गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति बिंदु स्रोत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 7 नंबर में है, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में से कौन देता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी है जो कि प्रकाश के रंग की जानकारी देता है? तो आयाम देता है, आवृत्ति देता है, तरंगदैर्घ्य देता है, या फिर प्रकाश की तरंग चालक देती है। तो कौन देती है? 7 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है लेकिन ये गलत है, आपका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, मेरे अनुसार तो तरंगदैर्घ्य ही होगा, बाकी बात जो भी गलत होगी तो आप लोग समझ लीजिएगा और कमेंट में जरूर कर दिया। मुझसे कोई गलत होती है तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा ताकि हम बाद में उसको हम सुधार कर पाए। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में से कौन देता है? तो तरंगदैर्घ्य देता है। याद रखिएगा कौन देता है? तरंगदैर्घ्य देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8 नंबर, 8 में है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य दोष को हटाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा है जो कि इनमें से उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि दृष्टि दोष को हटाया जाता है? तो कौन है? निकट दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, या फिर बिंदुकता है। तो कौन सा होगा 8 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
दूरदृष्टिता हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा हम दूरदृष्टिता दोष को हम हटाते हैं। दूरदृष्टि दोष, दूर का जो दृष्टि दोष होते हैं उसको हम उत्तल लेंस से हटाते हैं और जो नजदीक का होता है उसको हम अवतल लेंस से हटाते हैं। ठीक है, चलिए। हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो हवा में और पानी में पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 9 नंबर का? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए अगला देखते हैं, 10 नंबर में है क्या? 10 नंबर में है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपर्तनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है और घटता है? तो क्या हो जाएगा 10 नंबर का? बिल्कुल 10 का हो जाएगा बी हो जाएगा, घटता है। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपर्तनांक घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर में है, विभव प्रवणता का ऐसी मात्रक क्या है? तो ये तो बहुत ही इजी है, विभव प्रवणता का ऐसी मात्रक क्या है 11 नंबर में? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पे लगाया भी हुआ है सही, वोल्ट मीटर इनवर्स। क्या है? वोल्ट मीटर इनवर्स विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा, विभव प्रवणता का ऐसी मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर इनवर्स। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या? 12 नंबर में है, एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश के लिए एसआई मात्रक में विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सही है? क्या कर रहा है? एक बंद गोलीय सतह के अंदर के लिए एसआई मात्रक में विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? बिल्कुल 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू ई नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे ई नोट दिया गया, एप्सिलॉन नोट नहीं दिया गया, यहाँ पे ई नोट दिया गया है। हम भी भूल रहे हैं एप्सिलॉन है कि ई है। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर क्या है? एप्सिलॉन नोट ही था। विद्युत क्षेत्र में तीव्रता ई वेक्टर में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इनमें से कौन सा संबंध है जो कि सही है, जो कि ई वेक्टर और पी वेक्टर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले आघूर्ण आर के लिए कौन सही है? तो क्या हो जाएगा आंसर 13 नंबर का? बिल्कुल 13 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे सही लिखा भी हुआ है, आर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, चलिए अगला है 14 नंबर में, एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। क्या कर रहा है? एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो क्या होगा इसका आंसर 14 नंबर का? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, कूलॉम वोल्ट स्क्वायर। चलिए 15 नंबर में है, निर्वात के लिए पारावैद्युत स्थिरांक होता है। तो निर्वात के लिए पारावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है? 2.3, 3.5, 1 या फिर 0? तो क्या हो जाएगा 15 नंबर का? बिल्कुल 15 का हो जाएगा 1 होता है। निर्वात के लिए पारावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो मुझे तो लग रहा है 1 ही होता है, लेकिन इस पर भी हमको कंफ्यूजन है, हम 1 ही लगा रहे हैं, इसका ऑप्शन सी मार रहे हैं, लेकिन अगर आपको गलत लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर में क्या है, प्रतिरोधकता का एसी मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसी मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम मीटर होता है, एम मीटर वोल्ट होता है या फिर ओम इनवर्स होता है। तो क्या होता है प्रतिरोधकता का एसी मात्रक? 16 नंबर में क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर होगा। प्रतिरोधकता का एसी मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 17 नंबर में है, ओम के लिए ओम के नियम के सदिश निरूपण है। तो इसमें से ओम के नियम का सदिश निरूपण क्या है, कौन है? 17 नंबर में ओम के ऑप्शन ए बी सी, जल्दी से दीजिए आप लोग, लाइव चैट में ए बी सी करके देते रहिए। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जे वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए 18 देखते हैं, 18 में क्या है, कार्बन प्रतिरोध के लिए पीले रंग का कोड का मान कितना होता है? तो कार्बन प्रतिरोध रंग के लिए जो पीला रंग होता है, पीले रंग के कोड का मान कितना होता है? 3, 4, 5, 8। यहाँ पे 4 लगाया हुआ है, जिसका पेपर है वो कितना होता है? जल्दी से दीजिए इसका आंसर 18 नंबर का। बिल्कुल 4 ही सही होगा। ठीक है, 4 ही होगा। कार्बन प्रतिरोध के लिए
पीले रंग का जो कलर कोड होता है वह 4 होता है। याद रखिएगा कितना होता है, पीले रंग का कलर कोड 4 होता है। और हाँ, कलर कोड में से एक ना एक प्रश्न आपके हर एक जो भी फाइनल एग्जाम होगी या फिर सेंटर एग्जाम होगी, सभी में एक ना एक प्रश्न रहता है। तो उसको पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, उस जो भी उसका टॉपिक है उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड 1-2 नंबर का पूछ ही देता है। चलिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो त्वरित होती है। कैसी होती है, त्वरित होती है। याद रखिएगा, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, 20 नंबर में। 20 में है प्रतिबाधा निरूपित करता है। तो प्रतिबाधा किसको निरूपित करता है, तो प्रतिबाधा जो होते हैं वह विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है। किसको करता है, विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है प्रतिबाधा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 21 नंबर में है श्रेणी क्रम परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो श्रेणी क्रम परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, 22 में है दिए गए चित्र में धारा I का मान निम्नलिखित में से कौन है। आपके जो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं इनमें धारा I का मान कौन है, तो इसमें से I का मान क्या होगा, इसको आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। 22 नंबर का बिल्कुल 22 का ऑप्शन सी ही होगा। क्या हो जाएगा, I बराबर 2a। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2a चित्र के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 23 नंबर में। 23 का थोड़ा सा मिट गया है लेकिन देख लेते हैं। एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इससे कौन सा संबंध है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है, वो भी धारावाही चालक के कारण। तो चलिए कौन सा इसका आंसर सही होगा 23 का, बिल्कुल 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का, बी बराबर μ0I/2πr। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 24 में। 24 नंबर है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श जो वोल्ट मीटर होते हैं उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, अनंत होता है। ठीक है, याद रखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 में है तत्व तार एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है। तो जो तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रतिवर्ती जो धारा होते हैं इसमें से कौन सा मापन को मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा 25 का आंसर, 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल और औसत वर्ग मान को मापते हैं। ठीक है, मूल और औसत वर्ग मान को हम मापते हैं। चलिए 26 नंबर दिख नहीं रहा है लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्न में से कौन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का, बिल्कुल 26 का आंसर। 26 को हम ऑफ ईवर छोड़ देते हैं, हमको भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। 26 का हमको लग रहा है इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए, लेकिन चलिए 26 का अगर आप लोगों को पता होगा आंसर तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 27 नंबर देखते हैं 27 का क्या है। 27 में चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक ओम है, बेवर है, टेस्ला है या फिर ओम मीटर है। तो क्या होगा 27 नंबर का, जल्दी से आंसर दीजिए। 27 नंबर का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला जो प्रश्न है 28 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नवन कोण होते हैं। तो 0 होते हैं, 90 होते हैं, 45 या फिर 180। तो कितना होता है पृथ्वी के ध्रुव पर नवन कोण का मान, 28 नंबर का बिल्कुल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नवन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 29 में है एक बहुत छोटे चुंबक के बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। तो कितना होता है 29 नंबर का, बिल्कुल ऑप्शन ए है 1:2 होता है। कितना होता है 1:2 होता है। एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात जो होता है वह 1:2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 30 में है
निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है, इनमें से कौन सा है जिसका अस्तित्व नहीं है? तो क्या हो जाएगा 30 का आंसर? बिल्कुल 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक चुंबकीय ध्रुव का। ठीक है, एक चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं जिसका अस्तित्व नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। थोड़ी सी फास्ट चल रही है क्योंकि आपको समय बहुत कम है और 70 प्रश्न करनी है जिसमें से 80 सी होने वाली है। फोटोन की ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह होती है, तो कैसे फोटोन की ऊर्जा का सिंबल क्या होता है? तो एच होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फोटोन की ऊर्जा एच से हम दर्शाते हैं फोटोन की ऊर्जा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 32 नंबर जो है 32 में है, निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए, इसमें से किस पर आवेश नहीं होता है? अल्फा पर, बीटा पर, फोटोन पर या फिर प्रोटॉन पर? तो किस पर नहीं होता है जल्दी से दीजिए। इसमें से एक प्रश्न जो है कि पूछता है अल्फा बीटा जो गामा है और किस पर आवेश होता है नहीं होता है, इसमें से एक प्रश्न आपको पूछता है, कंफर्म पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फोटोन पर नहीं होते। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होते हैं? तो फोटोन पर आवेश नहीं होते हैं। चलिए 33 में है, निम्नलिखित में कौन तरंग संख्या के क्या है? तरंग संख्या के बराबर होता है? क्या कर रहा है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन है जो कि तरंग संख्या के बराबर होता है? तो कौन बराबर होता है? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा या फिर एन लैम्डा या फिर भी अपॉन लैम्डा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। 33 नंबर का, बिल्कुल 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन लैम्डा। क्या हो जाएगा? एन लैम्डा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 34 में क्या है। 34 में है, एक परमाणु इतना आपको दिया गया है 235 से यू जो कि ऊर्जा में न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? इसको निकालना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको हम सॉल्व अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 197। ठीक है, याद रखिएगा 197 197। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है? लॉजिक गेट होते हैं। क्या है? लॉजिक गेट होते हैं, शायद लॉजिक गेट है यहाँ पर। क्या कर रहा है? बेसिक लॉजिक गेट, हाँ तो वही होगा कुछ। तो इसका जो हो जाता है क्या होगा? 35 का, 35 का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? अंगूठा रख दिया इसका आंसर। चलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 36 में है, 1 + 1 का द्विघातीय योग होगा। तो 1 + 1 का द्विघातीय योग कितना होता है? 36 नंबर में है, तो 1 + 1 का द्विघातीय योग 10 होता है, याद रखिएगा। और इसमें से भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से कन्फर्म एक पूछता है द्विघातीय योग, तो पूछता है। तो याद रखिएगा 1 + 1 का द्विघातीय योग कितना होता है? तो 10 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लॉजिक सेकेंड। क्या है? लॉजिक संकेत। यहाँ पर लॉजिक संकेत दिया गया है के लिए निम्नलिखित में से कौन सही? आपको यहाँ पे संकेत दिया गया है और इस चित्र के अनुसार इसमें से आपको चुनकर देना है। और हम जैसे बोले अभी कि इस लॉजिक गेट जो है इसमें से पूछता है कि क्या होगा, तो इसका एक ट्रिक है जो कि हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे पूछ रहा है लॉजिक गेट का जो सिंबल दिया गया है और इसका आंसर पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 37 नंबर का, 37 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वाई = A.B और इसका जो है अंडर इसका कुछ होता है, मिस कर रहे हैं, बस इसको याद रखिए, सिंबल आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पर हम अपने से प्रिपरेशन कर लेंगे जब हम, उसके बाद आपको हम एक स्पेशल क्लास दे देंगे क्योंकि इसमें से भी 2-3 नंबर पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? एक मूल कण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इनमें से कौन सी है जो एक मूल कण नहीं है? तो कौन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग लाइव चैट में। 4 ऑप्शन दिए गए। 38 का क्या होगा? बिल्कुल 38 का सी हो जाएगा, अल्फा कण। याद रखिएगा, एक मूल कण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मूल कण जो होते हैं वे अल्फा कण मूल कण नहीं होते। क्या होते हैं? अल्फा कण मूल कण नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है 39 नंबर में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का? बिल्कुल 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी तरंग दैर्ध्य के लिए। क्या हो जाएगा? सभी तरंग दैर्ध्य के लिए चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है आपको दिख तो नहीं रहा होगा पूरा, लेकिन चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम आवृत्ति के बीच संबंध होता है। तो बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम आवृत्ति जो होते हैं उसमें संबंध होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है, इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 41 नंबर
41 में क्या है, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। क्या कर रहा है, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। तो क्या होगा 41 नंबर का, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, 42 नंबर जो है, 42 में है 0.15 जो यहाँ पे दिया गया है द्विघाती, इसका समतुल्य निकालना। तो इसका द्विघातीय निकालना है, इस पर भी हम एक क्लास दे चुके हैं और फिर से हम इसका एक स्पेशल क्लास दे देंगे, लेकिन अभी के लिए इसको हम बता दें 42 का आंसर जो आपको दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक 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 ट्वाइस। ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एक 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 ट्वाइस, 4 को एक है और ट्वाइस है। तो दशमलव का जो द्विघातीय योग है इस पर भी हम एक स्पेशल वीडियो दे देंगे, लेकिन अभी के लिए हम कर लेते हैं। चलिए, एक नैनो कूलम के बराबर होता है, तो एक नैनो कूलम बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नैनो कूलम बराबर, बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो और इसका जो कितना है 43 नंबर है, तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 के पावर 9 कूलम। कितना हो जाएगा, एक नैनो कूलम बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल में काम आएगी अगर आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो। आवेश का रैखिक घनत्व का ऐसे ही मात्रक होता है, तो आवेश जो होते हैं उसका रैखिक घनत्व का ऐसे ही मात्रक कितना होता है। 44 नंबर का आंसर दीजिए, आवेश के रैखिक घनत्व का ऐसे ही मात्रक 44 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। 44 का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ किलोमीटर नहीं है, सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवेश की रैखिक घनत्व का ऐसे ही मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर जो है, एक आवेशी चालक के सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो कितना होता है एक आवेशी चालक के सतह और विद्युत रेखाओं के बीच का कोण। 45 नंबर का आंसर दीजिए, बिल्कुल 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 90 डिग्री, और शायद हाँ 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा 90 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 46 नंबर में है, चालक की धारिता और इसके क्षेत्रफल के बीच संबंध होता है, तो चालक की धारिता और इसके क्षेत्रफल के बीच संबंध कितना होता है, तो इसका भी आंसर आप ही लोगों को देना है। देखिए सबका आंसर हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमको भी उतना ज़्यादा मालूम नहीं रहता। हम सही से आपको बता दें कि हम भी क्या है, हम भी कोई गौर थोड़ी है, बुक से देखते हैं, लेकिन अभी अभी जैसे एग्जाम हो रहा है उसी तरह, जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसी तरह आपको हम बता रहे हैं, तो जितना मालूम रहेगा उतना ही ना आपको हम बता पाएंगे। एक्स्ट्रा हम गलत बता दें और आप लोग गलत याद कर ले, हो सकता है जाकर वहाँ पे एक गलत दे दे तो 1 मार्क्स तो आपको कर सकता है। तो इसके लिए जो ऑनेस्टली जो सही है वही सही है। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 का क्या है, आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होती है, तो आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर होता है। क्या है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 48 में है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। क्या है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है, तो आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या फिर धारिता। क्या हो जाएगा, जल्दी से दीजिए 48 नंबर का, बिल्कुल 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विभवांतर। याद रखिएगा विभवांतर होगा। संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है, तो विभवांतर जो है वह समान रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो व्यतिकरण जो फ्रिंज होते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है। ठीक, 49 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 50 में है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। 1 किलोवाट बराबर कितना घंटा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, 51 में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम के माध्यम निरूपित करता है, जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम याद कर लीजिएगा। ठीक है, दाहिने जो फ्लेमिंग के नियम जो होते हैं आपके उसमें से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का एक प्रश्न है जो कि आ सकता है, क्योंकि इस बार जितना प्रश्न पूछे जाएगा उसका डबल रहेगा और आपको उसका 50% का आंसर देना है। जैसे 70 में से 35 का आंसर देना है, उसी तरह उसमें से 8 रहेगा तो 4 का देना है, 6 रहेगा तो 3 का देना है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को आंसर देना है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगर 5 नंबर में नहीं पूछा तो 2 नंबर थोड़ी छूट जाएगा, लेकिन पूछता ही पूछता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम के माध्यम निरूपित करता है, तो किसको निरूपित करता है, 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गति की दिशा को निरूपित करता है। याद रखिएगा, गति की दिशा को निरूपित करता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है,
52 नंबर जो है 52 में है प्रेरित प्रतिघात होता है। तो प्रेरित प्रतिघात कैसा होता है? 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। एक्स एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 53 में है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 53 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है। तो ये पूछ दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फाइनल एग्जाम में इतना ये सब प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछेगा, लेकिन पता नहीं सेंटअप एग्जाम में कैसे पूछ दिया। निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के साथ जो है ताम्र क्षय जुड़ा होता है। याद रखिएगा किसके साथ जुड़ा होता है? तो ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न है 55 में जल होता है। तो जल कैसा होता है? जल जो है वह कैसा होता है? तो जल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। याद रखिएगा जल कैसा होता है? तो जल चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। जल को हम चुंबक की तरह नहीं यूज कर सकते। चलिए एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य प्रास होता है। जो एक्स किरणें होते हैं उसके लिए तरंगदैर्घ्य प्रास कितना होता है? तो एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य प्रास जो होता है वह होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य प्रास होता है। चलिए अगला है 57 नंबर में बर्फ का निक्षेपण अपर्तनांक होता है। तो बर्फ का निक्षेपण अपर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, बिल्कुल इसका आंसर बी हो जाएगा 1.31। कितना होगा? 1.31 हो जाएगा बर्फ का निरपेक्ष अपर्तनांक, ठीक है। निरपेक्ष है, हम भी गलत पढ़ रहे थे, लेकिन इसका निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष अपर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.31। क्या है ना, हड़बड़ी है थोड़ी सी, क्लास जल्दी खत्म करनी है जिसके वास्ते, ठीक है। लाइव चैट में आप लोग भी आंसर देते रहिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग। चलिए खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य समायोग में नली की लंबाई होती है। तो जो खगोलीय दूरदर्शक होते हैं इसमें सामान्य समायोजन की नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? F0 प्लस FO प्लस FE। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 59 में है वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। क्या कह रहा है? वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 60 में है प्रकिरणिक प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? क्या कर रहा है? प्रकिरणिक प्रकाश के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आई उसके बाद समानुपाती 1/λ⁴। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 61 में क्या है। AZX नाभिक में ए डैश होता है, ए डैश है, ए का मान जो होता है इसका हो जाएगा 61 का, बिल्कुल 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्य संख्या में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बराबर होता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। 1.6605 गुने 10⁻⁻27 kg कितना हो जाएगा? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है 1.6605 गुने 10⁻⁻27 kg। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 63 नंबर में। 63 नंबर में है रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में से इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। n बराबर n0e⁻λ.t। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। बहुत ही कम फासला रह गई अब हमारे बीच और आपके बीच। चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि सही है? तो सबसे पहले आपको इसको देखना है, इसके अनुसार आपको बनाना पड़ता है द्विघात, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 64 नंबर का, 64 का ए हो जाएगा। आप लोग बना करके देखिएगा और इसका हम स्पेशल क्लास दे देंगे, अभी हम बोले हैं। तो इसका जो है 2-3 प्रश्न जो कि पूछते रहता है हर एक एग्जाम में, और इस बार तो 70 है, पिछले बार 70 था, तो 2-3 जो प्रश्न पूछते रहता है। अभी देख लीजिए यहाँ पर 2 प्रश्न पूछ ही दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 65 में, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है? 65 नंबर में इसका आंसर दीजिए। तो 65 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्या है ना, बहुत लगभग 30 मिनट प्लस क्लास चल चुकी है, तो थोड़ी सी, चलिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 66, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 के पावर 9 कूलम वोल्ट। कितना हो जाएगा 10 के पावर 9 कूलम वोल्ट। याद रखिएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 के पावर 9 कूलम वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोडियम का कार्य फलन होता है, तो सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, ठीक है 67 नंबर है सोडियम का कार्यफलन। तो सोडियम का कार्यफलन जो होता है ऑप्शन ए है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ईवी जो दर्शाता है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दर्शाता है। याद रखिएगा ईवी किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, नॉर गेट, नॉट गेट, और गेट, नैन गेट, जो भी होते हैं इसका हम स्पेशल क्लास देंगे। और इससे रिलेटेड अभी 3 प्रश्न आ चुका है, इन 70 प्रश्नों में 3 प्रश्न आ चुका है, और इसका कुछ लगभग 20-25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाते हैं, नॉट गेट का, और गेट का, इस सभी का, तो 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाते हैं। सभी को हम करा देंगे, उसका पीडीएफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, टाइप कर चुके हैं, तो उसको हम करा देंगे। आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। और हाँ, इसका हम कुछ क्लास जो है कि हम करा भी चुके हैं नॉट गेट का, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। फिजिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नॉट गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, क्या कर रहा है, नॉट गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, आपका 68 नंबर है, तो नॉट गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वह नॉट गेट के लिए सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, आपके 59 नंबर में है, 69 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इसको, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। चलिए लास्ट प्रश्न है 70 नंबर, सामान्य ताप पर अपवाह वेग लगभग होता है, तो सामान्य ताप पर अपवाह वेग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -4 ms इनवर्स मीटर सेकेंड इनवर्स। कितना हो जाएगा, सामान्य ताप पर अपवाह वेग का मान होता है 10 के पावर -4 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आज की क्लास में हम 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक बिंदु पर के विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं आप, उसके बाद दूसरा है स्थिर विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम लिखे। और देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे पूछा गया, अपवाह वेग भी है, विभवमापी भी है, लॉरेंज बल भी है, एम्पियर भी है, क्या है एम्पियर की परिभाषा देना है ना। धारतीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक की 2 परिभाषाएं दीजिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दीजिए, प्रकाशीय पथ से आप क्या समझते हैं, बामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, अल्फा किरणें के 2 उदाहरण को लिखे, या फिर नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। इसका कितना प्रश्न है, 20 है, 20 है, इसमें से 10 देना है, जो कि 20 नंबर का ये हो गया। और ये कितना प्रश्न है, 4 प्रश्न है, 6 प्रश्न है ना, 1 2 3 6 प्रश्न, इसमें से 3 को आंसर देना है ना। इसमें देखते हैं पहले क्या है, देखिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, और उसके बाद है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्तों को ज्ञात करें, किरचॉफ के नियमों को लिखे, और व्हाइट स्टोन ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन की शर्त स्थापित करें। स्थिर वैद्युति में गॉस प्रमेय को लिखे, गॉस प्रमेय के सिद्धांत को लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लास्ट में प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए सब्जेक्टिव लगभग, इसमें से हम 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन से 2-3 प्रश्न, जिसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 2 प्रश्न हम करा चुके हैं। ठीक है, और हम जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का हम एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं, जो कि 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, मिनिमम 10 मिनट का, मैक्सिमम जो है 10 मिनट का रहता है, मिनिमम 5 मिनट का रहता है। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट का वीडियो रहता है लॉन्ग क्वेश्चन का, आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं MVVI, तो उसी सही प्रश्न को आपको कराया जाता है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय न लगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग ला पाएँ। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करा पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं 1980 से लेकर के 2021 तक का क्लास करना, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। 1980 से लेकर के 2021 तक का जो भी क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराया जाता है, पूरा छांट लिया गया, बहुत ही मेहनत किया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बने रहिएगा, जो सर क्लास देंगे उस सर क्लास करते रहिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बाय।